हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज का जो हमारा ये क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। वैसे तो ये जो टॉपिक जो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ वो यूजी सेमेस्टर 3 में भी पढ़ना है। जो वेस्टर्न एंड मिडाइवल पॉलिटिकल थॉट का पेपर है, पेपर 3 जो है पीजी कोर्स में CC2, उसके अंतर्गत हम लोग आज प्लेटो का अध्ययन करेंगे। हमने अपने लास्ट क्लासेस में प्लेटो के जीवन संबंधी जो चर्चा हम लोग कर चुके हैं, साथ ही साथ उनकी कृतियाँ जो हैं, रचनाएं जो हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा है। उनकी शैलियाँ जो हैं उनके बारे में पढ़ा और उनके कुछ सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। और जो उनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तक है, लॉज और दूसरी जो है स्टेट्समैन है, उसके बारे में हमने अपने पिछले क्लास में चर्चा की थी। तो प्लेटो जो है एक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक या विचारक हैं, जिसे राजनीति शास्त्र का पिता या जनक भी कहा जाता है। प्लेटो का जन्म जो है यूनान के एथेंस शहर में 428 से 247 ईसा पूर्व इनका जीवन काल था, जीवन टाइम पीरियड था, में हुआ था, एथेंस में हुआ था। और उनके गुरु जो हैं सोक्रेट्स या सुकरात से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और सुकरात को मृत्यु दंड दिए जाने के बाद जो है उनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया और वे विश्व भ्रमण पे निकल पड़े। और निकलने के बाद वो मगध पहुँचे और वहाँ की वर्ण व्यवस्था से काफ़ी प्रभावित हुए। और उसी से प्रभावित होकर उसने न्याय का जो है वो कंसेप्ट दिया और उसने न्याय को कर्तव्य पालन कहा है। प्लेटो ने बहुत सारे सिद्धांत दिए, राज्य से संबंधित सिद्धांत, आदर्श राजा से संबंधित सिद्धांत, न्याय से संबंधित सिद्धांत, शिक्षा से संबंधित सिद्धांत और साम्यवाद से संबंधित सिद्धांत। तो इस क्लास में हम लोग उनके जो साम्यवाद से संबंधित विचार थे उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो प्लेटो ने का जो न्याय है, प्लेटो ने अपने न्याय का जो आधार या न्याय जो है के सिद्धांत में कहा है कि शिक्षा और साम्यवाद जो है उनके न्याय का पूरक माना जाता है। शिक्षा और साम्यवाद, और शिक्षा जो है न्याय का आधार स्तंभ है, उन्होंने कहा है। मतलब यह है कि न्याय में शिक्षा और साम्यवाद का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रहती है। अब है कि साम्यवाद क्या है, साम्यवाद से हम क्या समझते हैं। तो साम्यवाद क्या है? प्लेटो ने कहा है कि जो विवेकपूर्ण स्थितियां होती हैं, और अर्थात जब अविवेकी परिस्थितियां हो और जब परिस्थितियां उचित ना हो, अथवा जब परिस्थितियां जो है वो उचित नहीं होती हैं, तो उसे उस परिस्थिति में भी जब हमारा विवेक जो है सही से काम करता है तो वही साम्यवाद है। मतलब अनुचित जो परिस्थितियां हैं, अविवेकी जो परिस्थितियां हैं, वैसी परिस्थितियों में भी व्यक्ति अगर विवेकपूर्ण अपनी स्थिति बनाए रखता है तो वही साम्यवाद कहलाता है प्लेटो के अनुसार। प्लेटो के द्वारा साम्यवाद की बात की गई और प्लेटो ने साम्यवाद को
दो प्रकार के साम्यवाद की चर्चा की है। पहला परिवार विषयक साम्यवाद और दूसरा संपत्ति विषयक साम्यवाद। परिवार विषयक साम्यवाद की पहले हम चर्चा करेंगे। तो अपने परिवार विषयक साम्यवाद में प्लेटो कहते हैं, प्लेटो ने एक बहुत ही अजीब सी बात कही है और उसने कहा है कि ना तो अपना किसी के पास परिवार होगा, अर्थात केवल साम्यवाद अभिभावक वर्ग के लिए ही होगा। ये जो साम्यवाद का सिद्धांत जो उन्होंने दिया है वो अभिभावक वर्ग को के लिए होगा। और वो कहता है कि जो साम्यवाद है वो उत्पादक वर्ग के लिए नहीं है बल्कि यह अभिभावक वर्ग के लिए है। और उन्होंने कहा है कि अभिभावक वर्ग को अपना परिवार रखने का कोई हक नहीं है। सभी के पति पत्नी होंगे, मतलब सामूहिक जो होंगे, मतलब कोई भी निश्चित वैवाहिक संबंध जो है वो स्थापित नहीं करेगा, निश्चित वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। उनकी संतानें सामूहिक होंगी, वह अपने संतानों को पहचान भी नहीं सकते होंगे क्योंकि यह मेरी संतान है या किसकी संतान है, या तो सामूहिक रूप से वे सभी की संतानें होंगी। और कभी भी यह जानने का यह कोशिश नहीं किया जाएगा कि वह किसकी संतान है। इस प्रकार की प्लेटो ने परिवार विषयक साम्यवाद के बारे में बताया है। परिवार की आलोचना करता है, परिवार के पक्ष में नहीं है। जो प्लेटो हैं वो परिवार के पक्ष में नहीं है और यह परिवार की आलोचना करते हैं। और यह इनका जो परिवार विषयक साम्यवाद है ये सिर्फ अभिभावक वर्गों के लिए है, ये उत्पादक वर्ग के लिए नहीं है। अब आता है दूसरा इसका पार्ट, संपत्ति विषयक साम्यवाद। तो अपने संपत्ति विषयक साम्यवाद के अंतर्गत प्लेटो ने कहा है कि अभिभावक वर्ग को सिर्फ न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु साधन होने चाहिए, मतलब उन्हें अपनी संपत्ति रखने की ज़रूरत नहीं है। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए जितनी संपत्ति की आवश्यकता होगी वह उतनी ही संपत्ति जो है वो देने के पक्ष में है अभिभावक वर्ग को। इससे जो अभिभावक वर्ग जो है वो, और दूसरी जो बात उन्होंने कही कि अभिभावक वर्ग जो हैं वो सार्वजनिक जो भोजनालय हैं वहाँ भोजन करेंगे, सार्वजनिक जो सोने के शयन कक्ष हैं वहीं वो सोएंगे, और सार्वजनिक स्नानागार वगैरह जो हैं उनका प्रयोग जो है वो करेंगे। मतलब वह अपना हर काम सार्वजनिक रूप से जो है करेंगे, उनके पास संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं होगा। तो ये बातें जो हैं प्लेटो ने अपने जो साम्यवाद संबंधी जो विचार बताए हैं, साम्यवाद संबंधी विचार, उसके अंतर्गत उन्होंने इन बातों की चर्चा की है और दो तरह के साम्यवाद की बात की है। एक तो संपत्ति और दूसरा, पहला जो है परिवार और दूसरा है संपत्ति। मतलब ये दोनों को वो उसको देने के अभिभावक वर्ग के लिए है और दोनों को देने के पक्ष में नहीं है। अब एक क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि जो प्लेटो हैं जिन्होंने इस तरह की जो एक विचित्र कल्पना की है तो क्यों की है, इसकी क्या आवश्यकता है। तो प्लेटो ने कहा है कि यदि किसी के पास परिवार और संपत्ति नहीं होगी तो कर्म और चिंतन का विकास होगा। प्लेटो ने इसको क्या एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास परिवार या संपत्ति नहीं होगी तो व्यक्ति जो है अपने कर्म और चिंतन का विकास जो है वो ठीक ढंग से कर सकेगा, और वर्ग असमानता इससे क्या होगी, कम होगी, और एक उत्तरदायी शासन की जो है वो स्थापना होगी। तो उनके इस साम्यवाद का जो मुख्य 3 चीज़ उनके कहने का जो मतलब था क्यों किया है, तो पहला जो पॉइंट है, इससे क्या साम्यवाद संपत्ति और जो परिवार का साम्यवाद अगर नहीं होगा तो इससे क्या होगा,
पहला चीज़ जो होगा वो होगा कि कर्म और जो चिंतन है उनका विकास होगा। दूसरा जो है कि वर्ग असमानता जो है, जो वर्ग असमानता है, गरीब अमीर, ऊंचे बड़े नीचे, जो वर्ग जो सिद्धांत उनका था उसमें जो है वर्ग असमानता जो है वो कम होगी। और तीसरा जो उन्होंने पॉइंट बताया वो बताया कि इससे जो है वो उत्तरदायी शासन की स्थापना की जा सकेगी, रिस्पॉन्सिबल जो है वो गवर्नमेंट की स्थापना की जा सकेगी। तो ये सब बातें जो हैं प्लेटो के द्वारा कही गई, क्योंकि ये वो कहते हैं कि जब परिवार नहीं होगा, जब परिवार और संपत्ति का क्लेश व्यक्ति के पास नहीं होगा और तो क्या होगा, क्लेश नहीं होगा तो जब परिवार नहीं होगा, जब उसकी संपत्ति नहीं होगी अर्जित, तो जब परिवार ही नहीं होगा तो वो संपत्ति भी अर्जित नहीं करेगा, नहीं करने की आवश्यकता नहीं होगी, और भली भांति वह अपने जो है वो दायित्वों का संचालित कर पाएगा, निर्वहन कर पाएगा, और उसके सोचने समझने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि दिमाग उसका सिर्फ फोकस्ड होगा एक जगह, तो उसकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। और कर्म और चिंतन से इसको बढ़ावा मिलेगा, और वर्ग असमानता जो है वो कम होगी और उत्तरदायी शासन की व्यवस्था होगी। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उसने जो है इस प्रकार के साम्यवाद की कल्पना की है। अब है कि परिवार विषयक साम्यवाद है, इसमें सब कुछ जो है वो सामूहिक रूप से करने की बात कहता है। जो परिवार विषयक जो साम्यवाद है उसके अंतर्गत सब कुछ जो करना है अभिभावक वर्ग को वो सामूहिक रूप से करने की बात करता है। तो प्लेटो के साम्यवाद में जो है कुछ कमियां हैं, क्योंकि इसने साम्यवाद को जो परिवार और संपत्ति विषयक साम्यवाद दो भागों में जो है वो बांटा है। अब हम इनकी बहुत सारे विचारकों के द्वारा इनके साम्यवाद की जो है आलोचना की गई है उसका अध्ययन करेंगे। तो पहला जो है इनकी आलोचना जो की गई जाती है वह यह है कि जो प्लेटो के जो शिष्य थे अरस्तु या अरिस्टोटल, तो उनके द्वारा क्या कहा गया, उनके द्वारा यह आलोचना की गई, ये कहा गया कि प्लेटो का पुत्र होने से अच्छा है निकट संबंधी का पुत्र होना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, कभी कभी एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं कि किसने कहा, किस संदर्भ में कहा। तो उन्होंने कहा अरिस्टोटल ने कि प्लेटो का पुत्र होने से अच्छा है निकट संबंधी का पुत्र होना। अब है कि दूसरी जो इनकी आलोचना है वह प्लेटो ने क्या किया है कि जो पशु जगत के नियम हैं उन नियमों को मानवीय जगत पर लागू करने का जो है वो काम किया है, तो लागू किया है, तो जो उचित नहीं है और ना ही कि व्यवहारिक है। जो पशु, क्योंकि सामूहिक रूप से सब चीज़ करने की बात करता है वो, तो ये सब चीज़ें तो मानवीय जो जगत है उसमें पॉसिबल नहीं है, ये सब तो सिर्फ जो पशु जगत में ही होता है, इसलिए इनकी आलोचना की गई है। तीसरा जो इनकी आलोचना की गई है वो कहा गया है कि प्लेटो ने कहा है कि यदि व्यक्ति को संपत्ति और परिवार से वंचित कर दिया जाए तो वह काम करेगा। प्लेटो ने क्या कहा कि अगर उसको संपत्ति और परिवार से वंचित कर दिया जाएगा तो वह ठीक ढंग से काम करेगा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, विकास का कार्य करेगा और एक रिप्रेजेंटेटिव मतलब एक बहुत रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जो है वो को एस्टैब्लिश कर पाएगा। तो ये बातें कहा, और जो 35 से 50 वर्ष तक का व्यवहारिक शिक्षा उसे प्रदान की गई है तो वह दार्शनिक गुणों से युक्त होगा। तो वह शासन क्यों करेगा, जब उसके अंदर बौद्धिक क्षमता वह डेवलप कर लेगा तो वो शासन क्यों करेगा। जब उसने व्यवहारिक शिक्षा जो है वो ग्रहण कर की है तो उसके पास तो मोह लालच ये सब कुछ होगा ही नहीं, तो वो शासन क्यों करेगा। तो और किसके लिए करेगा, क्योंकि उसे संपत्ति और परिवार तो रखना नहीं है। तो फिर वो जब वह ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो जो भी ये बुराइयां हैं, मोह लालच पाप द्वेष घृणा या ये सब चीज़ें जो होती हैं वो तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो फिर जब वो उसके अंदर होगी ही नहीं तो वह किसके लिए काम करेगा। तो इन सब के बारे में प्लेटो ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है,
और उसको काफ़ी अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है और कहा है कि प्लेटो ने कहा कि क्यों करेगा काम, क्योंकि आलोचकों ने कहा कि उसको तो वो तो आदर्श राजा बन गया, उसने तो बौद्धिक मानसिकता को प्राप्त कर ली, तो उसके अंदर तो कोई बुराई ही नहीं रहेगा और संपत्ति और जो है परिवार उसे रखना नहीं है, तो आखिर वो क्यों करेगा। कोई व्यक्ति के पास वोटो होगा तभी तो वो काम करेगा, तो अब क्यों करेगा वो काम। तो इस बात पर उन्होंने प्लेटो ने जवाब दिया और बताया कि जो दार्शनिक शासक जो बनेगा वह खुद के लिए नहीं बनेगा, जो दार्शनिक शासक जो है वो खुद के लिए नहीं बनेगा, क्योंकि वह इस बात को मानते हैं कि 50 वर्ष तक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो लॉन्ग टर्म शिक्षा, जो शिक्षा पद्धति में उन्होंने बताया है कि जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फेज प्राप्त करके जो अंतिम फेज में जाते हैं और जो 35 से 50 वर्ष की जो शिक्षा जो दार्शनिक राजा उसे बनाती है, दार्शनिक शासक उसे बनाती है, तो वैसे करने के बाद वह पूर्ण रूप से क्या होगा, सद्गुणों से युक्त हो जाएगा। वह व्यक्ति जो है वो सद्गुणों से युक्त हो जाएगा, उसमें सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठता आदि गुण जो है वो प्रचुर मात्रा में भर जाएंगे या आ जाएंगे। तो जब ये आ जाएगा तो शासन जैसी क्रियाओं से वह दूर रहना चाहेगा और वो दूर रहता भी है। लेकिन वो ये जनता जो है, ये जो पब्लिक जो है, वो उसे रिक्वेस्ट करेगी और उसे रिक्वेस्ट करती है, और रिक्वेस्ट करने के पश्चात जो है वह आम जनता की विनती पर, जनता के रिक्वेस्ट पर जो है करती है कि प्लीज़ आप शासन का संचालन करें। क्योंकि आपने जो है लंबी शिक्षा हासिल की है और आपने जो है वो आप दार्शनिक राजा के सारे गुण आप में विद्यमान हैं, तो ये सब को देखते हुए जो पब्लिक है, जो जनता है, वो उससे रिक्वेस्ट करेगी। और ये रिक्वेस्ट करने क्योंकि उनका मानना है कि जो दार्शनिक शासक होगा उसमें सारे गुण होंगे और वो एक उत्तरदायी अच्छे तरह से शासन का संचालन कर सकता है, वह एक उत्तरदायी जो है शासन दे सकता है, तो वो जनता के रिक्वेस्ट करने पर जो है वो शासन का काम संभालेगा, खुद से नहीं संभालेगा। जब ये जनता रिक्वेस्ट करेगी तब वो इस शासन को संभालेगा। और इस तरह से जो है वो दार्शनिक शासक बनेगा। तो ये कुछ बातें थीं जो विद्वानों ने इनकी आलोचना की। अब इसके बाद जो है हम लोग जो हैं साम्यवाद जो इनका है, प्लेटो का जो साम्यवाद है, और हम जानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने भी साम्यवाद संबंधी अपने विचार दिए हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो इनमें हम क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है या क्या समानताएं हैं, इनका अध्ययन करेंगे। तो एक विचारक, बहुत बड़े विचारक हैं मैक्सी, तो मैक्सी ने जो है इनमें अंतर किया है और बताया है कि क्या अंतर है। तो अब हम इन दोनों के साम्यवाद में क्या अंतर है, समानताएं हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला जो अंतर है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत प्लेटो ने क्या कहा है, प्लेटो का जो साम्यवाद है वह नैतिकता पर आधारित है। प्लेटो का जो साम्यवाद संबंधी विचार है वह क्या है, किस पर आधारित है, नैतिकता पर आधारित है। लेकिन कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है वो नैतिकता पर आधारित नहीं है, बल्कि यह जो है भौतिकवाद पर आधारित है। तो ये पहली मतलब आर्थिक, भौतिकवाद मतलब यह आर्थिक साम्यवाद पर आधारित है। तो ये पहली जो इनकी जो असमानता है वो है यह है कि एक जो है नैतिकता पर आधारित है और दूसरा जो है भौतिकता पर आधारित है। दूसरी जो इनकी आलोचना की गई है, दूसरी जो इनमें अंतर है या जो समानता है वो है कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वह अभिभावक वर्ग के लिए है। प्लेटो ने सिर्फ अभिभावक वर्ग के लिए साम्यवाद की बात करता है। वह दार्शनिक और सैनिक वर्ग के लिए है, मतलब दो वर्गों के लिए है। वह कृषक वर्ग, उत्पादक वर्ग को नहीं देता। अभिभावक वर्ग कौन है, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग, तो वो सिर्फ उनके लिए उनका साम्यवाद है, ना कि जो उत्पादक वर्ग है उसके लिए, मतलब दो वर्ग के लिए ही वो इसकी बात करता है। लेकिन जो मार्क्स का जो साम्यवाद है वह जो है वो पूरे समाज के लिए है।
वो स्पेसिफिक किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि वो होल समाज, होल सोसाइटी के लिए वो बात करते हैं मार्क्स जी। नेक्स्ट जो इनकी जो असमानता है वह यह है कि जो प्लेटो ने अपने साम्यवाद को जो है, साम्यवाद के अंतर्गत संपत्ति और परिवार विषयक जो साम्यवाद है उस पर बल दिया है। संपत्ति और परिवार विषयक साम्यवाद पर जो है वो बल दिया है। वहीं जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है उसके अंतर्गत जो है वो सिर्फ संपत्ति विषयक साम्यवाद पर बल देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो परिवार विषयक, वो सिर्फ संपत्ति विषयक साम्यवाद पर बल देते हैं। अर्थात मार्क्स का साम्यवाद संपत्ति विषयक साम्यवाद है। अगली जो इन लोगों में जो असमानता है वो यह है कि प्लेटो का जो साम्यवाद है, प्लेटो का जो साम्यवाद है वो नेटलशिप जो है या अर्ध साम्यवाद की उपमा इनको दी जाती है। और क्यों दी जाती है? क्योंकि इन्होंने जो है वर्ग के सिद्धांत को ये मानते हैं, वर्ग के सिद्धांत को मानते हैं। मैंने बताया कि वो भ्रमण करते करते जब इनके गुरु की मृत्यु हो गई, उनको विषपान करा दिया गया, तो उसके बाद जो है वो भ्रमण करने विश्व भ्रमण पे निकल गए। और जो वो भ्रमण करते करते जब मगध पहुँचे तो मगध में जो वर्ग व्यवस्था थी उससे काफ़ी अधिक प्रभावित हुए और उन्होंने उसी के आधार पर अपने न्याय की जो है व्यवस्था के बारे में कहा और न्याय को कर्तव्य पालन का नाम दिया और उसने रिपब्लिक की रचना की। तो ये जो है उसमें जो है वर्ग की बात करते हैं प्लेटो जो हैं। लेकिन जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने कहा है कि राज्य विहीन और वर्ग विहीन मतलब वर्ग विहीन होना चाहिए, मतलब कोई उसमें वर्ग नहीं होना चाहिए, उसमें वो विश्वास करते हैं। अगला जो इनमें डिफरेंसेस है, वो अंतर है, वो यह है कि प्लेटो का जो साम्यवाद है वो दो वर्गों का समर्थन करता है। प्लेटो के साम्यवाद में दो वर्गों का समर्थन होता है, जैसा कि मैंने कहा शासक वर्ग और सैनिक वर्ग का इसमें होता है, दार्शनिक वर्ग और का समर्थन करता है, और स्पेशली कहें तो दार्शनिक वर्ग का जो है यह समर्थन करता है। लेकिन जो कार्ल मार्क्स का साम्यवादी संबंधी विचार है उसमें जो है वो श्रमिक वर्गों का ये समर्थन करता है, मतलब इसमें दार्शनिक वर्ग का करता है और उधर जो है वो श्रमिक वर्ग का समर्थन करता है। अगली जो इसकी असमानता है वो यह है कि प्लेटो जो है वो राज्य का समर्थन करते हैं। प्लेटो जो है वो राज्य का समर्थन करते हैं और एक आइडियल स्टेट की कल्पना करते हैं और उसी के अंतर्गत एक दार्शनिक शासक की बात करते हैं। लेकिन जो कार्ल मार्क्स है वो जो है वो राज्य विहीन जो है क्लासलेस सोसाइटी जो है, क्लासलेस जो स्टेट है उसकी जो है वो बात करते हैं और राज्य विहीन साम्यवाद की स्थापना करने की बात जो करते हैं। तो ये सारे कुछ अंतर थे जो प्लेटो और मार्क्स के दोनों के साम्यवाद में हमने देखी। आई होप आपको समझ में आया हो। और इसमें एक मैक्सी हैं विचारक, तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही है प्लेटो के लिए, और उन्होंने क्या कहा है कि प्लेटो जो है वो पहला जो है काल्पनिक विचारक है, पहला जो है इमेजिनेटिव जो विचारक है, काल्पनिक विचारक है। तो ये जो है मैक्सी के द्वारा कही गई और कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चूँकि ये पीजी के कोर्स में है और पीजी के कोर्स में जो है आप पीजी करने के बाद हो सकता है लेक्चरशिप का एग्ज़ाम्स वगैरह दें, नेट वगैरह को ये करें। तो भले ही अभी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में उतना डेप्थ में नहीं नॉलेज की ज़रूरत हो, लेकिन आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फेस करेंगे, चाहे आप बीपीएससी करें, यूपीएससी करें, चाहे स्टेट लेवल के करें या कमीशन लेवल के करें या नेट का एग्ज़ाम दें, तो इसमें ये सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। तो ये ओवरऑल जो था प्लेटो का जो कंसेप्ट था, साम्यवाद संबंधी जो उनका विचार था, उसके बारे में हमने देखा कि प्लेटो ने अपने साम्यवाद संबंधी जो उनके विचार हैं वो दो तरह के साम्यवाद की चर्चा किए हैं और उन्होंने यह जो है अभिभावक वर्गों के लिए किया है और उनके लिए सामूहिक और सार्वजनिक जो है सारी चीज़ें करने की बात करते हैं।
और उस वजह से इसको बहुत आलोचना मिलती है और अपने उन आलोचनाओं का वो जवाब भी देते हैं कि क्यों क्यों आवश्यकता है इस तरह के साम्यवाद की। और क्योंकि वह उन्होंने क्या किया है, एक आइडियल स्टेट की कल्पना की थी और एक दार्शनिक शासक की कल्पना की थी। और वो दार्शनिक राजा जो बनता है उसके लिए बहुत सारी पाबंदियां उन्होंने, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगा के रखे थे, क्योंकि वह एक ऐसा शासक चाहते थे। क्योंकि जिस समय जब जब उनका जन्म हुआ तब यूनान जो था वो दो भागों में डिवाइडेड था, एथेंस और स्पार्टा, और उसमें उस समय वहाँ जो निरंकुश राजतंत्र जो था वो स्थापित था। तो इसलिए उनका प्रभाव उसके ऊपर पड़ा और वो चाहते थे कि एक अच्छे राज्य की, एक अच्छे शासक की कल्पना करना, राज्य की स्थापना, एक शासक बनाना चाहते थे। और उन्होंने अपने इस सिद्धांत को जो दियोनिसिस प्रथम जो था उस पर इम्प्लीमेंट भी किया, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। लेकिन उनका जो मकसद था दार्शनिक शासक बनाने का, तो उसके लिए ही उन्होंने इस साम्यवाद संबंधी जो है वो विचार को रखा, ताकि इन सब नियमों में रहकर जो है वो साम्यवाद का पालन करते हुए ही वह एक दार्शनिक जो है वो राजा जो है वो बन सकता था या बनता समाज में। तो इस तरह से हमने ये देखा और आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई डाउट्स हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने क्वेश्चंस वहाँ डाल सकते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देखें, शेयर करें, लाइक करें, और जो लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, उनको इनकी जानकारी दें ताकि वो लोग भी जुड़ सकें। और ये जो अभी वैश्विक महामारी का समय चल रहा है, तो इसमें वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट मिल सके, क्योंकि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा उसके बाद आपके एग्ज़ाम्स शुरू होंगे, तो इस बीच में उस कोर्स को कंप्लीट कराने के लिए ही ये सब क्लासेस ऑर्गेनाइज हुए हैं। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।